नमस्कार, ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। रग रग में हिंदुस्तान। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम हिंदुस्तान की बात करेंगे और हिंदुस्तान की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी विशेष पेशकश जो है व्यक्ति विशेष। इस व्यक्ति विशेष में आज हम आपसे ताल्लुकात कराएंगे, बताएंगे आपको स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, बिहार के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र बाबू की यात्रा जो है वो इतनी आगे निकली कि पूरा विश्व उनका लोहा मानने लगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसा नाम जो आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने काम किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम बात करें तो उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी, परिवार से भी दूर रहे, साथ ही साथ अंग्रेजों की लाठियों के दमन को सहन किया, जेल भी गए। नमक आंदोलन की हम बात करें या भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, डॉक्टर प्रसाद लगातार उन आंदोलनों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में शिक्षा को लेकर बहुत काम करना चाहते थे। इसीलिए जब वो सरकार में थे पंडित नेहरू की या भारत के राष्ट्रपति बने, तब लगातार उन्होंने शिक्षा पर काफ़ी जोर दिया और उसी का नतीजा रहा कि भारत में शिक्षा दर जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे और इसीलिए वो गांधी जी के सबसे अच्छे शिष्य माने जाते थे। बिहार में अंग्रेज सरकार के नील के खेत थे। अंग्रेज सरकार द्वारा अपने मजदूरों को उचित वेतन नहीं दिया जा रहा था। उसी दौरान 1917 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बिहार पहुंचे और इस समस्या को दूर करने की उन्होंने शुरुआत की और इसी दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात राष्ट्रपिता बापू से हुई। बस ये मुलाकात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की राजनीति में आने का पहला कदम माना जाता है। सन 1919 में पूरे भारत में सविनय आंदोलन की लहर थी। गांधी जी ने सभी स्कूल, सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने की अपील की, जिसके बाद डॉक्टर प्रसाद ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। आज आपको ये भी सुनना चाहिए कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक लाइन ऑफ कंट्रोल बंटवारा हुआ, तब डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने किस तरह से 14 अगस्त 1947 को उस जॉइंट असेंबली सेशन के अंदर क्या कहा था। डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने साफ साफ ये कहा था कि भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी भारत की है और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की होगी। हमारे इतिहास के इस अहम मौके पर जब वर्षों के संघर्ष और जद्दोजहद के बाद हम अपने देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमें उस परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए जो मनुष्यों और देशों के भाग्य को बनाता है। उन अनेकानेक ज्ञात और अज्ञात, जाने और अनजाने पुरुषों और स्त्रियों के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, जिन्होंने इस दिन की प्राप्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हंसते हंसते फांसी की तख्तियों पर चढ़ गए, गोलियों के शिकार बन गए, जिन्होंने जेल खानों और काला पानी के टापू में घुल घुल कर अपने जीवन का उत्सर्ग किया, जिन्होंने बिना संकोच माता पिता, स्त्री संतान, भाई बहन,
यहाँ तक कि देश को भी छोड़ दिया और धन जन सबका बलिदान कर दिया। आज उनकी तपस्या और तप का ये फल है, हम इस दिन को देख रहे हैं। हम अपनी श्रद्धा और भक्ति का उपहार महात्मा गांधी को भी भेंट करें। 20 वर्षों से वह हमारे पथ प्रदर्शक बने रहे हैं और एकमात्र आशा और उत्साह की ज्योति रहे हैं। हमारी संस्कृति और जीवन के उस मर्म का वो प्रतीक हैं जिसने हमको इतिहास के आफतों और मुसीबतों के बीच भी जिंदा रखा है। हमारे जैसे कमजोर लोगों को भी उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ, अचल संकल्प के साथ और देश के लोगों में, अपने अस्त्र में और सबसे अधिक ईश्वर में अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ाया। हमारा कर्तव्य है कि हम सच्चे और अटल बने रहें। मैं आशा करता हूं कि अपनी विजय की घड़ी में हिंदुस्तान उस अस्त्र को नहीं छोड़ेगा और उसके मूल्य को कम करके नहीं आंकेगा, जिसने उसे निराशा के गर्त से निकालकर ऊपर उठाया है और जिसने अपनी शक्ति और उपयोगिता का भी पूरा प्रमाण दे दिया है। संसार के भविष्य के निर्माण में जब लड़ाई से दुनिया के लोग ऊबे और घबराए हुए हैं, उस अस्त्र को बड़ा काम करना है। लेकिन यह बड़ा काम हिंदुस्तान दूर से दूसरों की नकल करके नहीं पूरा कर सकता और न हथियारों को जमा करके और ऐसे अस्त्रों के बनाने में जो ज़्यादा से ज़्यादा बर्बादी कम से कम समय में कर सकते हैं, दूसरों से मुकाबला करके वो पूरा कर सकता है। आज इस देश को मौका मिला है और हम आशा करते हैं कि इसमें इतनी हिम्मत और शक्ति होगी, वो संसार के सामने लड़ाई, मृत्यु, बर्बादी से बचाने का अपना अस्त्र पेश कर सकेगा। संसार को इसकी ज़रूरत है और अगर वह लड़खड़ाते हुआ बर्बरता के युग में जहाँ से वो आज निकल आने का दम भरता है, फिर पहुँचना नहीं चाहता, तो वो इसका स्वागत भी करेगा। दुनिया के सभी देशों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपने इतिहास के अनुसार सबके साथ दोस्ती और मित्रता का बर्ताव रखना चाहते हैं। किसी से हमारा कोई द्वेष नहीं है, हमें किसी के साथ घात नहीं करना और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसा नहीं करेगा। हमारी एक ही आशा और अभिलाषा है और वो ये है कि हम सबके लिए स्वतंत्रता और मानव जाति में शांति और सुख स्थापित करने में मददगार हो सके। जिस देश को ईश्वर ने और प्रकृति ने एक बनाया था, उसके आज 2 टुकड़े हो गए हैं। बिछुड़ना हमेशा दुखदाई हुआ करता है। नज़दीक के लोगों से बिछुड़ना तो दुखदाई होता ही, ऐसे लोगों से भी बिछुड़ना जिसके साथ थोड़े ही दिनों का संबंध होता है, दुखदाई होता है। इसलिए मुझे यह कहना पड़ता है कि इस बंटवारे से हमारे दिल में दुख है, मगर इसके बावजूद हम आपकी तरफ से और अपनी ओर से पाकिस्तान के लोगों को अपनी नेक नियति और उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए अपनी सदिच्छा और सद्भावना प्रकट करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो बंटवारे से दुखी हैं और पाकिस्तान में रह गए हैं,
हम अपनी शुभकामना भेजते हैं। उनको घबराना नहीं चाहिए। अपने घर बार, धर्म और संस्कृति को बचाए रखना चाहिए और हिम्मत और सहिष्णुता, रवादारी से काम लेना चाहिए। हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको हम आश्वासन देना चाहते हैं कि उनके साथ ठीक और इंसाफ का बर्ताव होगा और उनके और दूसरों के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा। उनके धर्म और संस्कृति, उनकी भाषा सुरक्षित रहेंगी और नागरिकता के सभी अख्तियार और अधिकार उनको मिलेंगे। उनसे आशा की जाएगी कि जिस देश में वे रहते हैं उसकी तरफ और उस देश के विधान की तरफ वे वफादार बने रहें। सभी लोगों को हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारी अथक कोशिश होगी कि देश से गरीबी और दीनता, भूख और बीमारी दूर हो जाएं। मनुष्य मनुष्य के बीच से भेदभाव उठ जाए, कोई मनुष्य दूसरे का शोषण न कर सके और सबके लिए सुंदर समुचित जीवन बिताने का साधन जुटा दिया जाए। हम एक बड़े काम में लगने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि देश के सभी लोग हमारे इस काम में मदद और सहयोग देंगे और संसार के दूसरे देश अपनी सहानुभूति और सहायता देंगे। हम आशा करते हैं कि हम अपने को इस योग्य साबित कर सकेंगे। ईश्वर हमारी भला करे। डॉक्टर राजेंद्र बाबू की हम जब बात कर रहे हैं तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने सोमनाथ के मंदिर में 1959 में एक हिंदी में वक्तव्य दिया था और वो वक्तव्य इतना ऐतिहासिक है कि इतिहास के पन्नों में बहुत कम जगह पे दर्ज है। इस ऐतिहासिक वक्तव्य को भी आपको एक बार जरूर सुनना चाहिए। महामहिम जाम साहब, पूज्य पुजारियों, देवी और सज्जनों, प्रायः 8 वर्षों के बाद मुझे ये एक बार और सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ आकर दर्शन कर सका। ये स्थान अनंत काल से तीर्थ स्थान रहा है और बावजूद इसके कि इस पर समय समय पर विपत्तियाँ आती गईं, यह हमेशा पुनर्जीवित होता रहा और अपने गौरव को आज तक हमेशा बनाए रहा है। और ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव का विषय है कि स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई और महामहिम जाम साहब की अध्यक्षता में इस स्थान का एक प्रकार से फिर से पुनर्जीवन किया गया है। मुझे ये आशा है कि ये कीर्ति उसी तरह से अनंत काल तक चलती रहेगी जिस तरह से इस स्थान की कीर्ति और महत्ता आज तक वर्तमान रही है। यहाँ आकर केवल एक ही साध रहनी चाहिए और वो ये कि ईश्वर के पद में प्रेम हो और यहाँ से ये आशीर्वाद मिले कि हम अपने जीवन को सफल बना सकें। यही प्रार्थना है, यही वंदना है और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर नमस्कार करता हूँ। चंपारण आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रपिता बापू की मित्रता काफ़ी घनिष्ठ हो गई। उसके बाद में डॉक्टर प्रसाद राष्ट्रपिता बापू के सबसे वफादार साथी बन गए। राष्ट्रपिता बापू के साथ में जुड़ने के बाद डॉक्टर प्रसाद ने अपने पुराने और रूढ़िवादी विचारधारा का त्याग करके एक नई ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 1931 में कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ दिया था। इस दौरान डॉक्टर प्रसाद उन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और इसी वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1934 में डॉक्टर प्रसाद को बंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। वे
अध्यक्ष बनने के बाद लगातार आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देते रहे। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। इस वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार भी किया गया और गिरफ्तारी के बाद में उन्हें नज़रबंद रखा गया। भारत के संविधान निर्माण की हम बात करें तो इस संविधान निर्माण के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया और संविधान बनने के बाद हस्ताक्षर करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस संविधान को मान्यता दी थी। सन 1962 में अपने राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा भी गया था। सन 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर प्रसाद का निधन हो गया। उनके जीवन से जुड़ी हुई कई ऐसी घटनाएं जो यह आज भी प्रमाणित करती हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेहद दयालु, निर्बल स्वभाव के थे और भारतीय राजनीतिक इतिहास में उनकी छवि एक महान और विनम्र राष्ट्रपति की है। पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में एक राजेंद्र स्मृति संग्रहालय का भी निर्माण कराया गया है, जो डॉक्टर प्रसाद को एक श्रद्धांजलि के स्वरूप में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को OTT इंडिया सत नमन करता है।